चलिए आज एक नए कॉन्सेप्ट की ओर हम स्टार्टअप करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छे खासे लेवल पर पूछा जाता है। ये बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, जिसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डेरिवेटिव्स। क्या है सर? डेरिवेटिव्स। कितने लोगों को पता है डेरिवेटिव्स क्या होता है? किसी को आइडिया कि सर डेरिवेटिव्स, हेज वर्ड, हेज अकाउंटिंग और ये सब सारी चीजें आपने पढ़ी हैं? डेरिवेटिव्स कहीं सुना हो किसी ने? किसी को नाम पता हो कि सर ये वर्ड हम पहली बार सुन रहे हैं? तो आप लोगों के लिए नया होगा, लेकिन हम इसकी डेफिनेशन भी समझेंगे और इसके पूरे कॉन्सेप्ट को 2 से 3 घंटे के लेक्चर में ओवरऑल हम क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। सुना तो जरूर होगा आपने स्टॉक मार्केट में डेरिवेटिव्स। तो आज हम आपको डेरिवेटिव्स पढ़ाने जा रहे हैं। तो पहले इसकी सिंपल सी डेफिनेशन को भी समझेंगे, फिर इसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। लेकिन हम थोड़ा सा इसको बहुत ही बेसिक लेवल से समझेंगे, मतलब हमारा एडवांस पर्पस नहीं है समझाना। सो डेरिवेटिव्स बेसिकली होता है कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक प्रकार का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होता है? फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अगर डेफिनेशन आप पढ़ने जाएं तो डेरिवेटिव मींस इट्स अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट। मैंने यहां पर एक थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज यूज करी है कि सर डेरिवेटिव्स का मतलब आप बता रहे हैं कि एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो अपनी वैल्यू डिराइव करता है अंडरलाइंग एसेट से। यहां पर मैंने 2 3 वर्ड यूज किए। एक वर्ड मैंने यूज किया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और मैंने एक वर्ड यूज करा इट अंडरलाइंग एसेट। क्या वर्ड यूज किया? अंडरलाइंग एसेट। तो सर ये अंडरलाइंग एसेट्स क्या होता है वो भी हमने समझना है। बट अभी तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। डेफिनेशन आप क्या बोल रहे हैं सर? डेरिवेटिव इज नथिंग, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट। कितनों को ये लाइन सुन के कुछ समझ में आ गया? थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ज्यादा नहीं आया होगा। कि सर डेरिवेटिव्स जो है अपनी वैल्यू है वो अंडरलाइंग एसेट से डिराइव करता है। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको और भी बेटर क्लियर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आपसे कवर किया जाएगा। लेट्स से ये मिस्टर रामू है। नाम और सिंपल ले लेते हैं, मिस्टर रोहन। मिस्टर रोहन है ये, है ना? पूरी स्टोरी समझना आप, क्योंकि स्टोरी समझेंगे तभी कॉन्सेप्ट समझ में आपको आएगा। मिस्टर रोहन है, ये स्टॉक मार्केट को देखते रहते हैं। जैसे लेट्स से उन्होंने आज इंटरनेट उठाया और इनकी फेवरेट कंपनी है टाटा मोटर्स। इन्होंने नेट पे सर्च किया टाटा मोटर्स, शेयर प्राइस इन नेक्स्ट 3 मंथ। ऐसा एनालिसिस कर रहे हैं हम। नेट पर उन्होंने इकोनॉमिक्स टाइम्स वगैरह पढ़ा, तो अभी इनको लगा यार 818, ये आपको दिख रही है ना? 818 दिख रही होगी। यस सर, टाटा मोटर्स की प्राइस है 818। इनको लगता है कि यार नहीं यार, टाटा मोटर्स की तो वैल्यू, इलेक्ट्रिक कार आ रही है, तो टाटा मोटर्स जो है उसकी शेयर प्राइस फ्यूचर में आज से 3 महीने बाद, जब न्यू गवर्नमेंट आ जाएगी, अब किसी की भी गवर्नमेंट आए, हम गवर्नमेंट का नाम नहीं लेते हैं, न्यू गवर्नमेंट आ जाएगी, तो यार टाटा मोटर जो है वो 1200 जाएगा। बात समझ में आई आपको? ये कौन सोच रहा है? मिस्टर रोहन ये सोच रहे हैं।
पूरी स्टोरी समझना बहुत जरूरी है, तभी आपको पूरी हेज अकाउंटिंग समझ में आएगी। तो मिस्टर रोहन ने ये तो सोचा कि 1200 जाएगी, और मिस्टर रोहन सोच रहे हैं कि यार आज जो प्राइस चल रही है वो 818 चल रही है, हम राउंड फिगर में 820 ले लेते हैं ना, ब्रोकरेज वगैरह सब मिला के टुडे प्राइस। इस प्राइस को क्या बोलते हैं, किसी को पता है? इस प्राइस का क्या नाम है? अगर किसी को पता हो तो बोलें सर, इस प्राइस को जो आज 820 चल रही है, 20 में एक टाटा कंपनी का शेयर मिलने वाला, उसको आज हम क्या बोलें? तो सर इसको बोलेंगे स्पॉट प्राइस। क्या बोलेंगे? स्पॉट प्राइस। आज से 3 महीने बाद ये जो प्राइस होने वाली है इसको हम फ्यूचर प्राइस बोल रहे हैं। फ्यूचर, ये फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस कह लो आप इसको, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस। तो 820 से 1200 हो जाएगी, और मान के चलो मिस्टर रोहन 1000 शेयर में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर जो सोच रहे हैं वो 1000 शेयर में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। तो मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं जिसका आंसर आप देंगे। बताइए कि अगर ये सच हो गया तो मिस्टर रोहन को कितने का फायदा हो जाएगा? सिंपल सा आंसर देना है आपने। हम्म बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा सर, अगर ये सच हो गया तो 1200 माइनस 820, 380 इंटू 1000 कर दो। ये आपको प्रॉफिट हो सकता है 3,80,000। इस 3,80,000 के प्रॉफिट कमाने में कोई रिस्क है या नहीं है? सबसे पहला तो क्वेश्चन ये होना चाहिए आपके दिमाग में सर, कि अगर हम एक्चुअल में अगले 3 महीने में, आज जनवरी पे खड़े हैं, फरवरी, मार्च, 31 मार्च, तो 3,80,000 को कमाने में कोई रिस्क है या नहीं है? सर रिस्क है ना। सबसे बड़े रिस्क तो यही है कि 1200 पहुंचेगा, कहीं 500 तो नहीं पहुंच जाएगा। ये रिस्क है। और एक और चीज है, चलो रिस्क नहीं भी होती, मान के चलो सच में बढ़ने वाला तो रोहन को क्या करना पड़ेगा इस पैसे को कमाने के लिए? कहीं ना कहीं रोहन को आज कितने का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? आज उसको अपने जेब से 8,20,000 इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तभी जाके वो कमा पाएगा। क्या उसके बिना वो पैसा कमा सकता है? नहीं कमा सकता। अगर वो स्टॉक एक्सचेंज में कैश मार्केट में खरीद के डिलीवरी लेकर सेल करता, उससे बेटर उसने क्या सोचा कि यार कोई स्कीम लगाते हैं, और हम स्कीम लगाते हैं ऑप्शन। यहां पे वर्ड आया ऑप्शन। अभी ऑप्शन वर्ड को हम बाद में समझेंगे क्या होता है, हमें तो समझना है मार्केट को, वो तो हम बाद में समझेंगे ऑप्शन क्या होता है क्या नहीं होता। अभी तो हमें सिचुएशन का एनालाइज करना है ताकि आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को आप सीख सको। तो मिस्टर रोहन की नजर पड़ती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, बीएससी पर। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मान के चलो अभी एक पर्सन है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलता है कि यार अच्छा, आप क्या करना चाह रहे हो, आप हमसे हमारे हमारे ऊपर ट्रेडिंग करना चाहते हो ना टाटा कंपनी का। हम आपको एक एक और नया तरीका बताते हैं। आप क्या करो, आपको क्या लगता है प्राइस क्या हो जाएगी? तो रोहन ने बोला हमें जो लगता है वो लगता है, वो ठीक है। आप एक काम करो, हम आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। कौन करना चाहता है कॉन्ट्रैक्ट? कौन करना चाहता है? मिस्टर रोहन बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है कि यार मैं आज से 3 महीने बाद 31 मार्च को आपसे 1000 शेयर खरीदूंगा, और मैं आज इसकी प्राइस कर देता हूं फिक्स, कि मैं आज से 3 महीने बाद आपसे 1000 में खरीदूं। बात समझ में आई? किसने कॉन्ट्रैक्ट किया? ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, मिस्टर रोहन ने स्टॉक एक्सचेंज के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया, और वो जो प्राइस फिक्स करी है वो कितनी करी है? कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा इसको 990 लिख देता हूं। ये 990 की हमने प्राइस फिक्स करी, कि यार मैं आपसे आऊंगा आज से 3 महीने बाद,
990 में क्या करूंगा, टाटा कंपनी के 1000 शेयर आपसे खरीद लूंगा। किससे खरीद लूंगा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से। तो कहीं ना कहीं मिस्टर रोहन के मन में कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मिस्टर रोहन ने कहीं ना कहीं एनालिसिस कर लिया है कि मिनिमम से मिनिमम इसकी प्राइस 990 के ऊपर होगी या 990 के नीचे होगी। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्या वो मन में सोच रहे होंगे? आज वो 1 जनवरी को, ध्यान से समझना पड़ेगा, 1 जनवरी को स्टॉक एक्सचेंज के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं कि यार हम क्या करेंगे, आपसे 1000 शेयर खरीदेंगे 990 रुपीज में। आज से 3 महीने बात करेंगे, अभी नहीं खरीदेंगे, अभी नहीं है। आज इस बात का तो केवल हम क्या करना चाहते हैं, आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। हम आपसे क्या चाहते हैं? एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं कि आज से 3 महीने बाद ये जो प्राइस आपने लिख के दी है 990 की, आज ही फिक्स कर लो। ये फिक्स हो गई प्राइस, यहां लिख दी मैंने। ठीक है, ये फिक्स हो गई प्राइस 990। तो स्टॉक एक्सचेंज मिस्टर रोहन से बोलेगा कि यार कल को आप नहीं आए तो, आज से 3 महीने बाद नहीं आए, आज तो जनवरी चल रहा है, 20 जनवरी है, 31 मार्च को नहीं, तो आप हमें क्या करो, एक अमाउंट दे दो सिक्योरिटी के रूप में। आप एक काम करो, हमें 20,000 रुपीज दे दो, या और भी कम ले लेते हैं, 5,000 रुपीज दे दो। क्या किया मिस्टर रोहन ने? 5,000 रुपए देकर एक कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया, 5,000 रुपीज देकर एक कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया कि 1000 शेयर खरीदेंगे, प्राइस होगी 990। ये बात सबको कहानी समझ में आ रही है कि नहीं? पूरी कहानी सुना रहा हूं मैं आपको, बात समझ में? कहानी पे तो कोई लैप्स नहीं कर रहे आप लोग। उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो लेट आ रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा जो शुरू से हैं। वो इस कहानी को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं कि सर कहानी क्या चल रही? कहानी ये चल रही है कि मिस्टर रोहन है, उनको लगता है टाटा कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ सकती है। वो स्टॉक एक्सचेंज से एक कॉन्ट्रैक्ट कर कर आ जाते हैं कि हम आपसे 1000 शेयर बाय करेंगे 990 रुपीज में। आज मिस्टर रोहन की जेब से कितना गया है आज की डेट में? मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, आज की डेट में मिस्टर रोहन के जेब से क्या गया है? 5,000 रुपए गए हैं बस। 5,000 रुपए गए और वे कॉन्ट्रैक्ट करके आ गए। अब उनका एक मिस्टर दोस्त है, फ्रेंड, उसका नाम है मिस्टर कालू। ये भाई साहब नाम से भी काले हैं और इनका मन भी काला है। ये कालू है। मिस्टर कालू मिस्टर रोहन की और नजर बढ़ा नजर देख रहे हैं, नजर से देख रहे हैं कि यार आज तुम बहुत खुश क्यों दिख रहे हो मिस्टर रोहन? तो मिस्टर रोहन बता रहे हैं कि यार मेरी खुशी का रीजन है, मेरे पास एक ऐसा अग्रीमेंट है कि आज से 3 महीने बाद में 990 रुपए में टाटा कंपनी की 1,000 शेयर खरीद सकता। आज कौन सी तारीख है? 1 जनवरी। मान के चलो 1 जनवरी। मिस्टर कालू बोल रहे हैं कि अच्छा, 1 जनवरी को आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया स्टॉक एक्सचेंज से कि आप 990 में क्या कर सकते हैं, 31 मार्च को शेयर खरीद सकते हैं। तो इसमें खुश होने की क्या बात है? तो मिस्टर रोहन ने बताया, कालू भाई आज देखो, आज 1 जनवरी है, कल एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है टाटा कंपनी का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज कल ही उसकी प्राइस हो जाएगी 1000। 1000 छोड़ो, उसकी प्राइस हो जाएगी 1200। मैं तो आज ही कॉन्ट्रैक्ट करके आ गया हूं। बताइए यहां पर मिस्टर रोहन को कुछ फायदा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहां पर क्या दिख रहा है फायदा? आपको ये सोचना, बड़ा टेक्निकल टॉपिक है ये, इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा। मिस्टर रोहन को आपको कुछ फायदा होते दिख रहा है? यस, मिस्टर रोहन को सर एक फायदा होते दिख रहा है कि जो बात उन्होंने 990 रुपए में खरीदने की बात कर दी है, आज उसकी कीमत 1,200 रुपए ऑलरेडी कल ही हो जाने वाली है। तो देखा जाए तो मिस्टर रोहन को फायदा होने वाला है। 990 माइनस 300, 1,200, तो 210 का तो ये फायदा सीधे कल ही हो जाएगा, क्योंकि जब प्राइस आ जाएगी। तो मिस्टर कालू ने एक बात बोली, अच्छा आपने पैसे कितने दिए? 5,000। बोले काम करो, कल की बात छोड़ो, कल किसने देखा, मैं अभी आपको 12,000 देने को तैयार हूं। बताइए मिस्टर रोहन कालू को ये 12,000 रुपए में सर्टिफिकेट सेल कर देंगे या नहीं सेल करेंगे? मुझे बताइए।
मिस्टर कालू बोल रहा है 12,000 दे लो, अभी कल की कल देखेंगे, अभी 12,000 देने को तैयार हूं। कितने लोग कालू को बेच देंगे? नहीं बेचेंगे, पूछिए क्यों? क्योंकि वो बेवकूफ नहीं है मिस्टर रोहन। मिस्टर रोहन बोलेगा हमको बेवकूफ बना रहे हो कालू भाई, आप 1200 में बेच दोगे, 990 में खरीद के, तो आप 210 पे कमा लोगे एक शेयर पे, और सीधे आपने 1000 शेयर की बात करी है, तो आप तो सीधे 2,10,000 कमाओगे, मुझे केवल 12,000 ही दे रहे हो। तो मुझे बताइए इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू किससे डिराइव हो रही है? ये कॉन्ट्रैक्ट है ना, बस एक एक एक्चुअल में तो कुछ नहीं खरीदा। इस कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है, जो ये 5,000 थी, आज मिस्टर कालू इसको 12,000 में लेने को तैयार है, इसकी वैल्यू किससे डिराइव हो रही है? जरा इस बात का आंसर दे दो आप, फटाफट इस बात का आंसर दे दो। तो आप बोलोगे कि सर इस कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है, वो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, इस कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है, वो टाटा कंपनी के शेयर से डिराइव हो रही है। तो टाटा कंपनी के शेयर क्या बोलेंगे हम? टाटा कंपनी का शेयर क्या है? अंडरलाइंग एसेट। टाटा कंपनी के शेयर क्या है? अंडरलाइंग। टाटा कंपनी का शेयर है अंडरलाइंग एसेट। और ये कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या है? डेरिवेटिव्स। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? डेरिवेटिव्स। ठीक है। तो बात समझ में आ गई सर, कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डेरिवेटिव्स है, और टाटा कंपनी का शेयर क्या है? अंडरलाइंग एसेट। तो सर यहां पर हम वही समझ रहे थे, डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन। डेरिवेटिव्स इज नथिंग, it's a contractual agreement, it's a financial instrument which can derive its value from the underlying asset। आप मुझे बताइए, आपने क्रिकेट देखा है? आईपीएल वगैरह देखा होगा। आईपीएल में विराट कोहली बैटिंग कर रहा है, आप ऐसे समझो। मैच शुरू होने वाला है, 2020 का मैच शुरू होने वाला है, और आपका फ्रेंड है मिस्टर रोहन, और ये कालू वापिस से बैठे हुए हैं, मिस्टर रोहन और मिस्टर कालू। मिस्टर रोहन बोलता है कि आज जो विराट कोहली है वो 50 रन तो मिनिमम बनाएगा ही बनाएगा, 50 रन। मिस्टर कालू ने एनालिसिस किया कि नहीं यार, विराट कोहली का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, और वो 50 तो नहीं बनाएगा। 10-20। अब इनके बीच में एक बैटिंग होने वाली है, तो बैटिंग एक प्राइज मनी है। या तो कालू की बात सच होगी या रोहन की होगी। तो यहां पर इन दोनों के बीच में विराट कोहली कौन है, जो इस बैटिंग की प्राइस को डिसाइड करे? तो यहां पर आप कहेंगे कि सर विराट कोहली इज ए अंडरलाइंग एसेट, और ये जो प्राइज मनी है ये फ्लक्चुएट हो सकती है। ये क्या है? अपने आप में एक प्रकार का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो सर डेरिवेटिव्स हम समझने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें डेरिवेटिव्स की बेसिक कंडीशन को समझना पड़ेगा कि सर डेरिवेटिव्स में एक होती है अंडरलाइंग एसेट, एक होती है अंडरलाइंग एसेट, और कहीं ना कहीं यहां पर दो पार्टी मिनिमम होनी चाहिए, टू पार्टी भी होनी चाहिए, और उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। उस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये तो एक एग्जांपल हो गया, अभी डेरिवेटिव्स को और भी तरीके से सोचना पड़ेगा, क्योंकि पूरा हेज अकाउंटिंग इसके ऊपर है। चलिए और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, बिल्कुल माइन्यूट माइन्यूट के एग्जांपल लेंगे, फिर थोड़ा सा इसको और डिटेल समझेंगे, जब तक आप इस चीज को समझें। मान के चलो आप में से कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर हमें आपसे ईए का कोर्स करना, मेरा एक कोर्स है इनरोल्ड एजेंट यूएस टैक्सेशन, मैं उसकी नई बैच लॉन्च करने वाला हूं मई में, मान के चलो मई 2024।
मैंने बोला कि यार मैं इसकी नई क्लास स्टार्ट करूंगा 2024 में, आज चल रहा है जनवरी, और मैंने सोचा कि यार नया सत्र आ रहा है, थोड़ा सा प्राइस को हम इंक्रीज कर सकते हैं, प्राइस बढ़ा देंगे। इंटरनल हम डिसीजन ले रहे कि यार इसकी जो सेल प्राइस है लेट से हम अभी इंक्रीज कर देंगे, हमने मन में ऐसा सोच रखा है। और ये बात स्टूडेंट्स को भी लगता है कि यार आने वाले समय में 2024 में सिलेबस में चेंज आएगा तो प्राइस बढ़ सकती है। आज इन स्टूडेंट मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि सर 2024 में आप हमें ये कोर्स पढ़ा देना, लेट से 50,000 रुपीज। ये कॉन्ट्रैक्ट कब हो रहा है? आज हो रहा है बेटा, जनवरी में। किसके बीच में हो रहा है? AKPIS वर्सेस स्टूडेंट। तो सर दो पार्टी हो गई, कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, प्राइस भी डिसाइड हो गई। अंडरलाइंग एसेट क्या है यहां पर? अंडरलाइंग एसेट क्या है सर? ए कोर्स इज ए अंडरलाइंग एसेट, कोर्स इज ए अंडरलाइंग एसेट्स। अब मान के चलो मैंने आपको कमिटमेंट दे दिया कि ठीक है 50,000 ले लेता हूं। अगर मान के चलो मैं इस कोर्स की प्राइस फ्यूचर में 75,000 रख देता हूं, आपको फायदा हुआ है या लॉस हुआ? बस आप ये बता दो मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। कितनों को लगता है लॉस? वो जरा हैंड रेस कर दे, और जिनको लगता है प्रॉफिट वो भी अपना अपना लिख दे। सर ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर हमें तो प्रॉफिट हो गया, एज ए स्टूडेंट प्रॉफिट हो गया। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट ने प्राइस को कर लिया था फिक्स। स्टूडेंट यहां पर बायर है, स्टूडेंट यहां पर क्या है? बायर है। अगर कोर्स 75 भी हो गया तो भी मैं आपको स्टिल 50,000 में ही क्या करूंगा? पढ़ाऊंगा। आपको सीधे यहां पर 25,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो आपने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बोले सर 50 अभी नहीं देंगे, अभी तो हम आपको केवल 10% देंगे, 5,000। हम सीट आज से ही बुक कर ले रहे हैं। अब मान के चलो आप उस दिन पढ़ने नहीं आए, तो ये 5,000 का मैं क्या करूंगा? आप बता रहा हूं, जरा आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए? क्या आपको वापस दे देना चाहिए? इमोशंस पे नहीं बोलना है, प्रोफेशन पे बोलना है। नहीं तो आप बोले हाँ सर 5,000 रुपये वापस दे देना चाहिए। 5,000 रुपये वापस नहीं दिया जाएगा। ये 5,000 आपका लॉस हो गया। और ये जो 5,000 आपका लॉस हुआ है, 5,000 लॉस हुआ ना, तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता था, मैं आपसे पूछूं किसी भी कंडीशन में? सर 5,000 से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता। नहीं जाएंगे पढ़ने, 5,000 आप फॉरफिटेड कर लो, तो 5,000 से ज्यादा तक का लॉस तो कभी नहीं हो सकता। ये बात तो समझ में आ गई होगी आपको कि हाँ सर 5,000 से ज्यादा का लॉस हो ही नहीं सकता। अब अगर मान के चलो उस दिन कोर्स की कीमत 40,000 होती तो आपको फायदा या लॉस? तो सर यहां पर हमें लॉस हो जाएगा। तो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को हम ये कह सकते हैं सर ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। ये क्या है? फ्यूचर कह लें इसको, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कह लें। भी फ्यूचर नहीं कहेंगे क्योंकि फ्यूचर स्टॉक एक्सचेंज से होता है, तो ये एक प्रकार का क्या है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या समझ में आई? सर दो तीन चीजें तो दिमाग में बैठ गई हैं कि एक तो होती है अंडरलाइंग एसेट, वो ढूंढना हमारा काम होगा। हमें ये देखना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट में हमें फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो अब हम यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं कि सर ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो डेरिवेटिव्स होते हैं, वो एक प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, जैसे कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन, फ्यूचर, ऐसे बहुत सारे। ये सब क्या है? एक प्रकार से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। अब मैं आपको आज जो समझाने जा रहा हूं वो बेसिकली आज मैं आपको ऑप्शन समझाने जा रहा हूं। मेरा पर्पस आज आपको केवल ऑप्शन समझाना है। आज का टारगेट मेरा आपको ऑप्शन। उसके बाद मैं आपको फ्यूचर और फॉरवर्ड में डिफरेंस समझाऊंगा। तो सर ऑप्शन के अंदर टू पार्टी होती है।
एक होती है बायर ऑफ ऑप्शन और एक होती है सेलर ऑफ ऑप्शन। ठीक है सर, टू पार्टी है, एक आपने बोल दिया बायर ऑफ ऑप्शन और एक आपने बोल दिया सेलर ऑफ ऑप्शन। इस बायर ऑफ ऑप्शन को बोलते हैं होल्डर ऑफ ऑप्शन और सेलर को हम बोलते हैं राइटर। तो अभी हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कल डिस्कस करेंगे, तो आज हमने केवल बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना है, तो अभी हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस ही नहीं कर रहे। हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं? आज का जो पूरा लेक्चर है वो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं आपसे दो तीन क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, फिर हम ऑप्शन को समझेंगे। आपके पास गोल्ड पड़ा है, लेट से आपने 50,000 का 10 GM खरीदा हुआ है। आज है 20 जनवरी। आपको लगता है कि नहीं यार, गोल्ड वोल्ड में कोई दम नहीं है, इन फ्यूचर गोल्ड की प्राइस 35 हो जाती है। आज क्या डिसीजन लोगे आप? हो सकती है 35 हो सकती है। आज क्या डिसीजन लेने वाले हो आप? होल्ड करना या सेल करना? बस इतना आंसर दे दो। तो आपने बिल्कुल सही बात कही कि सर हमको लगता है कि अगर प्राइस डाउन हो जाएगी, प्राइस हमको लगता है कि डाउन जाने वाली है, तो हम हमेशा सेल करने का डिसीजन लेते हैं। ये बात पे आप अटक रहना। यही डिसीजन लोगे ना कि फ्यूचर में प्राइस अगर कम हो जाएगी तो आज बेच दो सर, सेल कर दो। और अगर फ्यूचर में प्राइस आपको लगता है कि फ्यूचर में, तो इसको और खरीदना पसंद करोगे कि नहीं खरीदोगे? हम्म, आपके चांसेस है तो क्या करोगे? तो सर आप हमेशा एक ही डिसीजन लोगे बाय। ये तो नॉर्मल सा सिद्धांत है हर इंसान का कि अगर प्राइस डाउन जाने वाली है तो बेचते हैं, और प्राइस बढ़ने के चांसेस हों तो हम उसको क्या करते हैं, खरीदते हैं। अब इसको हम ऑप्शन के थ्रू क्या है समझने वाले हैं। तो सर ऑप्शन के अंदर हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं, कंपनी का नाम ले रहे हैं टाटा मोटर्स, जो नाम अभी हमने लिया। या और भी आसान नाम ले लेते हैं, बजाज फाइनेंस, जो कि हम ज्यादातर इसमें डील करते रहते हैं, है ना। बजाज फाइनेंस के शेयर आप अभी मार्केट में क्या चल रहा है, 7200 चल रहा है बेटा, चेक कर लेना आज जाके, है ना। अप्रोक्सीमेटली 72 से 7300 का चल रहा है। बजाज फाइनेंस के शेयर आपने देखा कि यार 7300 है। अब ये प्राइस है स्पॉट प्राइस। बिल्कुल जीरो लेवल से एग्जांपल बना रहा हूं। बजाज फाइनेंस का स्पॉट प्राइस आपने देखा 7300, 20 जनवरी। आपको लगता है 31 मार्च को कि कुछ अच्छी सिचुएशन आएगी, क्वार्टरली रिजल्ट आएगा 31 मार्च तक, इसकी प्राइस आपको लगता है अपवर्ड ट्रेंड में है, प्राइस आपको बढ़ने के चांसेस लगते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप क्या करोगे? 31 मार्च तक आपको लगता है कि इसकी प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं, तो आप इस प्रकार के शेयर को खरीदना चाहोगे या बेचना चाहोगे? मैं पहले आपसे ये पूछना चाह रहा हूं बस। तो सर इसको परचेस करना चाहेंगे। तो जब कभी भी ऑप्शन में परचेस करने की बात करते हो तो एक नाम यूज करना, कॉल ऑप्शन। क्या यूज करना बेटा? कॉल ऑप्शन। मतलब अगर आपका इंटरेस्ट बाइंग ऑफ शेयर है, बाइंग ऑफ ऑप्शन है, आप फ्यूचर में शेयर खरीदना चाहते हो, तो इसके लिए हमेशा क्या यूज करेंगे? कॉल ऑप्शन। वर्ड क्या यूज करेंगे? कॉल। अब मैं आगे बाय वर्ड यूज नहीं करूंगा, कॉल ऑप्शन यूज करूंगा। बात समझ में आ गई सर? कॉल ऑप्शन कि आपको लगता है प्राइस बढ़। अब आप शेयर मार्केट में आज डील करना चाहती है, तो आपका परसेप्शन है, शेयर मार्केट का परसेप्शन थोड़ी है कि 10,000 हो जाएगा, 15,000। ये तो आपको लगता है ना, कि शेयर मार्केट को लगता है। शेयर मार्केट को कुछ नहीं लगता, शेयर मार्केट तो बोलता है आज की, उसको कोई मतलब नहीं, उसको तो लगता है आज की डेट में 7300। अब आप जाके शेयर मार्केट से एक
कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि यार मैं इसको 8,000 में क्या करूंगा, बाय करूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। इस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का एक नाम दिया गया है, जिसको आप दो नाम से जानेंगे। एक होगा एक्सरसाइज प्राइस और दूसरा नाम इसका होगा स्ट्राइक प्राइस। दोनों को एक ही वर्ड से आप यूज कर सकते हैं। शॉर्ट में मैं आने वाले समय में इसको ईपी बोलूंगा। क्या बोलूंगा? E.P। बात समझ में आई? तो आपने दो चीजें समझ ली सर, एक तो हो गया स्पॉट प्राइस, एक हो गई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जिसका नाम या तो एक्सरसाइज प्राइस वर्ड लिखा होगा या स्ट्राइक प्राइस। अब मान के चलो फ्यूचर में 31 मार्च को इस बजाज फाइनेंस की जो प्राइस है वो एक्चुअल में 9,500 हो गई। आपको फायदा कितने का हुआ, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। कितने का फायदा हो गया? तो आप बोलोगे सर ऑब्वियस सी बात है कि हमें कंपेयर करना है स्ट्राइक प्राइस, जिसको कि आप ईपी बोल रहे हैं। ईपी था 8,000, और जो फ्यूचर की प्राइस है, मतलब प्राइस ऑन मेच्योरिटी डेट, वो है 9,500। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 1,500 हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। बात समझ में आ गई? इतनी सिंपल सी बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की और आपको समझ में आ जाना चाहिए। कई बच्चे 2,200 रुपये बोल रहे हैं, तो सर इसका मतलब हमारे को 7,300 प्राइस जो है वो केवल बुद्धू बनाने के लिए दी गई है, उसका कोई रोल नहीं होगा हमारे आगे हमें क्वेश्चन में। बात समझ में आ गई? हमें सर स्पॉट प्राइस ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कंसीडर ही नहीं करना है। अब मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। मान के चलो उस दिन 6,500 की प्राइस हो गई, आपको कितना फायदा हुआ या लॉस हुआ? उस दिन प्राइस होगी 6,500, फायदा ये लो। तो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर लॉस हो गया। तो बस यहीं पर एक कहानी शुरू होती है। नहीं, होल्डर के पास राइट होता है, हिंदी में लिख देता हूं, ऑब्लिगेशन नहीं, ताकि आप इस बात को भूल ना जाए। ऑप्शन में खरीदना जरूरी नहीं है। ऑप्शन में एक्सरसाइज करना इज नॉट ए कंपल्शन, इट इज नॉट ए मैंडेटरी कि आप खरीदें ही खरीदें। ऑप्शन में खरीदने की जरूरत नहीं है। तो क्यों? क्योंकि आप क्या है, होल्डर है। तो होल्डर हैज अ राइट, नॉट एन ऑब्लिगेशन। होल्डर के पास ऑब्लिगेशन नहीं है, होल्डर के पास क्या होता है, राइट टू बाय, नॉट एन ऑब्लिगेशन टू सेल। ऑब्लिगेशन टू बाय नहीं है, सेल बोल दिया मैंने। तो सर ऐसे तो स्टॉक एक्सचेंज का नुकसान हो जाएगा, आप तो कभी जाएंगे ही नहीं। आप कभी नहीं जाएंगे, बोले हम क्या क्यों जाएं? तो इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज आपसे एक सिक्योरिटी मनी ले लेगा, जिसको बोलेंगे प्रीमियम। और लेट से आपने यहां पर 300 की प्रीमियम डिपॉजिट करी थी, तब बताइए कितने का लॉस हुआ? तब कितने का लॉस हो गया? तो सर यहां पर ये 300 का ही लॉस होगा। तो सर हम ये कह सकते हैं, बायर ऑफ ऑप्शन अगर आप हैं तो ओनली लॉस इज अप टू द अमाउंट ऑफ प्रीमियम।
प्रीमियम से ज्यादा लॉस आपको नहीं हो सकता। बात समझ में आई या नहीं आई? अप टू द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। बात समझ में आ गई? सर 9500 हो गया तो नेट पे ऑफ कितना होगा आपका? तो सर ऑब्वियस सी बात है, नेट पे ऑफ हमने तो बात करी थी 8000 में, मार्केट में प्राइस होगी 9500। 1500 का लॉस हुआ, लेस हमने प्रीमियम पे करी, तो नेट कितना हो गया? 1200 का। बात समझ में आ गई? अब चलते हैं, ये था कॉल ऑप्शन। अब हम बात करते हैं पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन समझाना आप लोग। पुट ऑप्शन का मतलब होता है राइट टू सेल, नॉट ऑब्लिगेशन। कितनों को ये बात समझ में आ गई कि सर पुट ऑप्शन का मतलब होता है कि हम बेचने वाले, तो बेचने का डिसीजन आप कब लेते हो? जब मार्केट बुलिश हो या बियरिश हो, ये वर्ड, बुलिश वर्सेस बियरिश। हम्म जब मार्केट बढ़ने वाला हो इसको बोलते हैं बुलिश, और जब मार्केट बियरिश हो मतलब मार्केट गिरने वाला है। तो आपको लगता है कि टाटा कंपनी की जो प्राइस आज चल रही है, या हम लोग जो बजाज फाइनेंस की बात कर रहे थे, आपको लगता है कि बजाज फाइनेंस की जो आज प्राइस है 7300, वो फ्यूचर में 6000 उसका लोएस्ट लेवल टच कर सकता है? या आपको ऐसा लगता है? तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे क्या डिसीजन लोगे बेटा, खरीदने का या बेचने का? तो ऑब्वियस सी बात है, आपने डिसीजन लिया। आप स्टॉक एक्सचेंज में गए, आपने स्टॉक एक्सचेंज को बोला कि यार मैं तो एक काम करूंगा, मैं इसको 6500 में सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट करता हूं। आपने ईपी लगा दी 6500। तो किस सिचुएशन में आपको फायदा होने वाला है? व्हेन द प्राइस इज बिलो 6500 और अबव 6500 एट द डेट ऑफ, ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट। फटाफट इसके आंसर देते जाओ बेटा। सभी लोग लिखते जाओ चैट बॉक्स में कि सर ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी आपको क्या लगता है। तो आप यहां पर बोलेंगे कि सर हमने ये प्राइस फिट की है 6500, और लेट से उस दिन 5800 हो गया, तो हम तो स्टिल वी कैन सोल्ड इट 6500। तो हम स्टॉक एक्सचेंज से बोलेंगे ना, ये भैया हमने तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था 6500 में हम बेचेंगे, मार्केट 5800 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो 6500 में ही बेचेंगे, बीच का डिफरेंस आप हमें दे दो। तो दिस 700 इज, ये 700 क्या है? आपका प्रॉफिट। तो यहां पर अगर मैं आपसे दो सिचुएशन लिख दूं, कॉल ऑप्शन, और यहां लिख दूं मैं पुट ऑप्शन, और आपसे बोलूं कि कौन सी स्ट्रेटजी कब अडॉप्ट करनी है, जब मार्केट बढ़ रहा हो तो कौन सी स्ट्रेटजी, और मार्केट गिरने वाला हो तो कौन सी स्ट्रेटजी, तो आप क्या बोलोगे? हम्म बात समझ में आई?
बात कितनों को समझ में आ गई कि सर अगर कॉल ऑप्शन में मार्केट बढ़ने वाला हो और पुट ऑप्शन में हम, ये सिचुएशन, तो कॉल बढ़ना और पुट, तो ये हमारी क्या हो सकती है, सिचुएशन हो सकती है सर। और आगे और एक और बात करें तो हम यहां लिख दें सर, ये सिचुएशन आपकी क्या कहलाती है, बियरिश। जब मार्केट क्या है, डाउन जाने की पोजीशन पर हो, और कॉल ऑप्शन क्या है, बुलिश। अब मैं एक और आपसे क्वेश्चन पूछूं, इफ ईपी इज ग्रेटर देन करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस वो फ्यूचर वाली कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ले लो, कॉन्ट्रैक्ट मार्केट जो आपने जिसपे, जिस दिन आपका मेच्योरिटी होगा उस दिन की करंट मार्केट प्राइस, क्या करोगे, कॉल या पुट? ये मार्केट प्राइस कौन से डेट की है, जिस दिन एक्चुअल में आपका कॉन्ट्रैक्ट मेच्योर्ड होगा, उस दिन की मार्केट प्राइस है। तो सर ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ लिख देते हैं, फिगर लिख देते हैं, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था 100 रुपए में, उस दिन मार्केट प्राइस हो गई है 80, तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा 20 का। किस सिचुएशन? पुट। उल्टा लिख दें सर, ईपी इज ग्रेटर देन सीएमपी, सॉरी सीएमपी इज ग्रेटर देन, बात समझ में आ गई, कॉल ऑप्शन। अगला कॉन्सेप्ट जो हम आपसे पूछ रहे हैं सर, होल्डर का मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, क्या बोलेंगे आप? होल्डर का मैक्सिमम लॉस, इससे ज्यादा लॉस उसको हो ही नहीं सकता। ओनली प्रीमियम, ओनली प्रीमियम से ज्यादा लॉस आपको नहीं हो सकता। इसको बुक की लैंग्वेज में बोला जाता है वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन और वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन, ये दो वर्ड आपको देखने को मिल सकते हैं। बात समझ में आई? कितनों को ये बात समझ में आ गई कि सर ये पूरा अगर आपको समझ में आ गया है तो आपने बहुत ध्यान से चैप्टर को समझने की कोशिश की है, मैं ये मान, तो मैंने आपको पूरी सिचुएशन समझाई, पहले डेरिवेटिव्स। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, एक होगा ब्रेक इवन पॉइंट, नो लॉस नो सिचुएशन, नो लॉस नो प्रॉफिट सिचुएशन, नो लॉस। अब मैं आपसे बोलता हूं कि मैंने एक कॉल ऑप्शन लिया जिसकी एक्सरसाइज प्राइस मैंने सेट की है मार्केट के साथ में 1000, और प्रीमियम है 20 रुपीज। सिचुएशन दे रहा हूं मैं आपको, 980, 1020, 1040, विच सिचुएशन इज, ये अगर सीएमपी हो, जिस दिन मार्केट पे क्लोज होगा, जिस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट मेच्योर होगा उस दिन की करंट मार्केट प्राइस हो,
किस सिचुएशन पे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा? जल्दी आंसर दे दो बेटा सभी लोग। तो सर ऑब्वियस सी बात है, वो ये सिचुएशन होगी 1020। क्यों? क्योंकि सर आपने तो बाय करने की बात करी है 1000 में, उस दिन सीएमपी है 1020, तो आपको प्रॉफिट तो हो गया 20 का, लेकिन आपने प्रीमियम भी पे किया है, तो प्रीमियम भी आपका 20 था, तो नो लॉस। बात समझ में आ गई? तो हम ये कह सकते हैं कि सर अगर हम कॉल एक्सरसाइज प्राइस में प्रीमियम प्लस कर दें, और अगर सीएमपी इसके इक्वल हो जाए, तो हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। तो बात सही होगी या गलत होगी? ये वाली। ये सिचुएशन हमारी क्या है? ब्रेक इवन इन कॉल ऑप्शन। पूरा लेक्चर ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी चीजें समझ में आएगी। चलिए बीईपी इनपुट ऑप्शन बताइए बेटा। बीईपी इनपुट ऑप्शन, तो हम सर फॉर्मूला क्या बना दे? एक्सरसाइज प्राइस लेस प्रीमियम इज इक्वल टू सीएमपी। ये सीएमपी कौन से डेट की है? ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी, ध्यान रखना है, तो ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी। बात समझ में आ गई? ये आपको गोल्डन रूल बना के चलना है। ये बात अगर आपको समझ में आ गई, तो आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नाम का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, मैं ऐसा मानता हूं। तो हमने पूरी सिचुएशन को क्रिएट किया ऑप्शन में। अगर ये लेक्चर आपने पूरे अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया, तो सीएमपी का मतलब है करंट मार्केट प्राइस ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी। फुल फॉर्म क्या है सर? करंट मार्केट प्राइस ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी। तो ये था ऑप्शन। तो ऑप्शन के अंदर होता है होल्डर। तो ऑप्शन में भी दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। होल्डर ऑफ ऑप्शन, इसमें दो चीजें निकल कर आती हैं। दो चीजें आपको ये एरो बना के ध्यान रखना है। होल्डर ऑफ ऑप्शन में दो चीजें क्या आती हैं सर? एक होता है कॉल होल्डर, और एक होता है पुट होल्डर। ये स्ट्रेटजी जब प्राइस इंक्रीजिंग ट्रेंड में, और जब प्राइस क्या हो, डिक्रीजिंग ट्रेंड में जाने की सिचुएशन हो, तभी आप क्या करते हैं? तो इसको कई बार बाइंग राइट, और यहां पर आपके पास सेलिंग राइट। ये टर्मिनोलॉजी कई बार आपको कंफ्यूज कर देती है, तो कंफ्यूज टर्मिनोलॉजी से नहीं होना है। मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी इसमें, क्योंकि हमने पूरी सिचुएशन समझाई। अब आपकी ड्यूटी क्या होती है
कि आज के इस लेक्चर को पूरा रिवाइज करके आइए अच्छे से तगड़े लेवल पर। क्यों? क्योंकि इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो होगा राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बीपी का मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट। तो आप जब तक इस लेक्चर को पूरी तरीके से एक बार रिवीजन नहीं करेंगे, आपको राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंफ्यूजन हो सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को मैं आज अपलोड कर दूंगा अपने एलएमएस में भी। तो आप इस लेक्चर को पूरा का पूरा, हाँ आज हमने बाय बाय वाला समझा है, क्योंकि आज अगर हम सेल वाला भी समझा देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि बाय कब करना है सेल कब करना है। तो पहले आप इस लेक्चर को रिवाइज कीजिए, और फिर लेक्चर आपको गौतम हमारे पोर्टल पर मिल जाएंगे, उस पर आप उसको देख सकते हैं। और मैंने आप सभी को एक नंबर दे दिया है, और नंबर दे दूंगा।